नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल में महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला अब विवादों में आ रहा है और उसका विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था उसे गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। एएसपी और सीओ ने पीएसी आरपीएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। एएसपी ने कहा कि ये गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। यहाँ जो कार्य किया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई है और रोक लगाने के साथ उन्हें हिदायत की गई है कि इस तरह का अवैध कृत्य न करें और अभी तक पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है, कहीं भी कोई अपरिस्थिति नहीं है। संभल के जामा मस्जिद में तीसरे दिन भी पुताई का काम जारी है। मस्जिद की पूर्वी साइड में पुताई का काम हो रहा है। पिछले 2 दिन से मस्जिद की पिछली साइड पर पुताई हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की निगरानी में सफेद रंग से पुताई हो रही है, लेकिन हरे और भगवा कलर छिड़ी बहस जो उस पर शुरू हुई वो अभी तक थमी नहीं है। संभल की जामा मस्जिद में तीसरे दिन भी पुताई का काम जारी है। हमारे पीछे मजदूर को पुताई करते हुए देखा जा सकता है, जो यहाँ पर सफाई और पुताई का काम कर रहा है। आज मस्जिद की पूर्वी साइड में पुताई हो रही है। कल तक मस्जिद की बैक साइड में पुताई हुई थी, तो मजदूर यहाँ काम पर लगे हुए हैं, पुताई हो रही है। वहीं एक मजदूर ने एएसआई के आदेश पर मस्जिद में सफ़ेद पुताई करने की बात कही है, तो संभल के एसपी एमएलए ने रंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जो रंग पहले होता आया है वही होगा। हिंदुओं का जामा मस्जिद से क्या मतलब है? जब से मस्जिद बनी है तब से वहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं। संभल में नगर पालिका की करोड़ों की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। डीएम ने मौके का जायजा लेकर ध्वस्तीकरण का भरोसा दिया और चेयरमैन के इरादों पर पानी फेर दिया। चेयरमैन कब्जा करने वालों को ही जमीन बेचने की कोशिश में थी और ये वही लक्ष्मणगंज है जहां डेमोग्राफी बदलने के बाद आलिशान मंदिर बंद होकर खंडर हो गया। इस इलाके में बाबड़ी कुआं जिस पर अवैध कब्जा हुआ है, मामला चंदौसी के मुस्लिम बाहुल लक्ष्मणगंज का है। आपको बता दें, चेयरमैन लता वाश ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय चुनाव जीती थी। परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान है और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती है उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। ये जो जमीन है कितने बीघा जमीन है? 6.5 बीघा। अतिक्रमण हमारा लगभग बहुत जगह है। नगर पालिका का जो जगह है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें से एक लक्ष्मणगंज है। और प्रशासन को हमने काफ़ी बार सहयोग के लिए अपील की है और प्रशासन का हमें सहयोग मिल रहा है। और जल्दी ही जो भी हमारी नगर पालिका की ज़मीन है अतिक्रमण जो हो चुकी है उसको जल्दी ही मुक्त कराया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में लक्ष्मणगंज है, वहाँ पर लोगों ने करीब 31 या 32 मकान जो उन्होंने निर्माण कर लिए हैं अवैध रूप से। और मुझे ज्ञात हुआ है उसमें एक मस्जिद भी है। तो उन लोगों की तरफ से भी एक संदेश आया है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि हम लोगों को भी नुकसान न हो। तो जल्दी ही बोर्ड बैठक में ये चीज़ प्रस्ताव रखा जाएगा। जिस तरह से बोर्ड की अनुमोदन होगा उस तरह से कार्य किया जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल में नेजा मेला रोके जाने को गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी समाज में नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल की चुनौती पर उन्होंने कहा, अगर वक्फ बिल में कोई अच्छाई है तो वही बता दें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति खुर्द बुर्द करने की साजिश है। साथ है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। मसूद साहब, संभल में नेजा मेला लगता था, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं शीशचंद, उनका बयान आया कि लुटेरे और कत्ले आम करने वाले के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज मोहब्बत से चलेगा। समाज के अंदर नफरत बोने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सुभाषपा ने मांग की है कि वहाँ पर जो सुहेल देव महाराजा हैं उनके नाम पर मेला लगाया जाए। देखिए, ये इनके अपने अपने एजेंडे हैं। जो महान पुरुष हैं, महान लोग हैं, उनके नाम पर अगर मेलों का आयोजन हो, उसके अंदर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर मामला चल रहा था, अब वो हिंसा में तब्दील हो गया है। आप क्या इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अबू आजमी ने अचानक औरंगजेब की तारीफ की है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत दुखद हैं। इतिहास के पन्नों को उखाड़ करके, इतिहास के अंदर गड़े मुर्दों को उखाड़ करके आप देश के अंदर अगर नफरत बोने का काम करेंगे तो देश के हित में नहीं है। ये किसी सूरत में देश के हित में नहीं है। और समाज के अंदर सभी लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर कोई वर्ग या असुरक्षा की भावना समाज के अंदर आ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको सुनिश्चित करे कि समाज के सभी वर्ग सुरक्षित महसूस करें। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि अबू आजमी ने ये बीजेपी के लिए बैटिंग की? क्योंकि औरंगजेब का अचानक मुद्दा उछलने का कारण क्या रहा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन किसके लिए नहीं कर रहा है। मैं तो समाज में मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि समाज के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल है, संभल में जो जामा मस्जिद है जिसकी रंगाई पुताई चल रही है, अब वहाँ पे भगवा रंग से पुताई करने के लेकर भी मांग चल रही है। अब ये बेकार की बातें, इन बातों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। इन बातों से अब रंगों के अंदर भी आप हिंदू और मुसलमान ढूंढने लग गए, ये कौन सी बात हो गई? अंतिम सवाल है कि वक्फ लेकर आप लोगों ने कल विरोध किया है। इस पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि आप लोग मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं और चुनौती दी है कि उस बिल में जो बिल बन रहा है उसमें कोई खराबी हो तो उस बात को सामने लाएं। उसमें कोई अच्छाई हो वो साबित कर दें। आपने सारे कब्जादारों को मालिक बनाने का रास्ता खोल दिया है। आपने सारी प्रॉपर्टीज को खुर्द-बुर्द करने का रास्ता खोल दिया है। तो यही कर रहे हैं, जो खुर्द-बुर्द करने वाले वही विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? हम खुर्द-बुर्द करने वाले हैं। आप सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हो। आप सारी प्रॉपर्टी को, जो वक्त की कीमती प्रॉपर्टी उनके ऊपर नजर है। लखनऊ में एनएसजी ने पूर्व सीएम मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल की है। मायावती की चाक चौबंद सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी ने यह मॉक ड्रिल किया। आपको बता दें, कुछ समय पहले मायावती ने पास के ओवरब्रिज से खुद की सुरक्षा को खतरा बताया था। और आपको बता दें, मायावती यूपी में एनएसजी सुरक्षा प्राप्त चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। प्राप्त उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा को जांचने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनएसजी कमांडोज द्वारा उनके आवास पर मॉक ड्रिल की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एम्बुलेंस के साथ जो तमाम एनएसजी के कमांडोज हैं वो मायावती के आवास के अंदर दाखिल हुए थे। किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर अब से कुछ देर पहले जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो एनएसजी है, जो देश दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक माने जाते हैं, उन कमांडोज द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक करके जो एनएसजी के तमाम अधिकारी हैं, जो कमांडो हैं, वो इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने न्यूज 18 से बातचीत की और बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। नाम के शख्स ने धमकी दी है कि वक्फ बिल जो है पास होता है तो इसका अंजाम भुगतना होगा। जो इसके कमेटी के चेयरमैन हैं और जिन पार्टियों के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अब किसी धमकी से तो न कोई कानून रुकने वाला है और न कोई, हम अपने जो दायित्व का मुझे एक जिम्मेदारी पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने दी थी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ पे एक अच्छा कानून, बेहतर कानून जो गरीब पसमानदा के फ़ायदेमंद हो, उसकी जिम्मेदारी दी थी और वो रिपोर्ट हमने बना के दी है। अब जिस तरह से ये धमकियां दी जा रही हैं या जिस तरह से और लोग भी इस कानून को रोकने का काम कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी धमकी से या इससे कोई कानून तो रुकता नहीं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है और मुझे लगता है कि वो अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, सरकार लाती है। क्या लगता है इस मामले पे आप कोई शिकायत करेंगे पुलिस से या कोई एक्शन के बारे में अभी विचार? अब इस पे मुझे लगता है कि इस तरह की धमकी देने वालों के लिए खुद ही जो प्रशासन है वो संज्ञान लेगा और जो भी कार्रवाई होगी अपना सुनिश्चित करेंगे।
संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का दूसरा हफ्ता चल रहा है। सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर स्पीच दी। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में हमने देखा। मैंने लाल किले में से सबका प्रयास, सबके महत्व पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत को विराट स्वरूप के दर्शन किए। ये जनता जनार्दन का, जनता के संकल्पों के लिए, जनता की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों के सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। तो लोकसभा में महाकुंभ पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें उन्होंने ये मुख्य बात कही, कुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए। विश्व ने देखा भारत का विराट स्वरूप। लोकसभा में महाकुंभ पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था।
सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ पर स्पीच दी। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, कितने गायब हुए, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। हमारे कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी और बहुत अच्छे ढंग से शानदार तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन अफसोस के साथ है कि इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें चर्चाएं ज्यादा की गई, भगदड़ मची, जान है, बद इंतजामी हुई, जिसका कारण हुआ असंख्य लोगों की जाने गई। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की जाने गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि वो महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब खुशखबरी है। अब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से 22 मार्च को जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद और आसपास के लोगों को इससे वैष्णो देवी जाने में सहूलियत होगी। फ्लाइट का संभावित समय सुबह 9:45 बजे बताया जा रहा है और ये तकरीबन 11:20 पर जम्मू पहुंचेगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो लोग अब तक घंटों बसों और ट्रेनों में सफर किया करते थे, अब वो महज चंद घंटों के अंदर ही वहां पर पहुंच सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट की, जहां से आगामी 22 मार्च से जम्मू के लिए डायरेक्ट आपको फ्लाइट मिलेगी। ये फ्लाइट सुबह 9:45 पर उड़ेगी और तकरीबन 11:20 पर आपको जम्मू पहुंचा देगी। इतना ही नहीं, कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी 30 तारीख तक यहाँ से चेन्नई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। अमेठी ट्रेन हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। अमेठी में निहालगढ़ रेलवे फाटक पर कंटेनर से मालगाड़ी की टक्कर हो गई और गेटमैन पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल ट्रैक पर कंटेनर मौजूद था और गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया। हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर और कंटेनर ड्राइवर दोनों घायल हुए हैं और हादसे के बाद गेटमैन फरार है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल हादसा हो गया। बीती रात कंटेनर और मालगाड़ी की टक्कर होती है। बताया जा रहा है कि जब फाटक बंद होने वाला था तभी अचानक कंटेनर चालक जो है कंटेनर को लेकर ट्रैक के बीच में आ जाता है। तभी गेटमैन द्वारा गेट को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से आ रही मालगाड़ी कंटेनर की टक्कर होती है और कंटेनर के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 उस स्पॉट पर पहुंचा है जहां पर ये भीषण हादसा होता है। फिलहाल रेल कर्मियों द्वारा ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू किया जा सके। वहीं सह रेल चालक और कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल रेलवे के तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। किसकी लापरवाही से ये भीषण रेल हादसा हुआ है, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली में 14 मार्च को हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बहन के अपमान का बदला लेने के लिए बहनोई और बहनोई के पिता पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में पिता की मौत हो गई थी, जबकि बेटे ने मस्जिद के अंदर जाकर अपनी जान बचा ली थी। घटना थाना सीबीगंज इलाके के सरनिया गांव की है। दरअसल जाहिद ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी गुलनाज को 3 तलाक दिया था और समझौते के लिए जाहिद और उसका परिवार अपने रिश्तेदार से गुलनाज का हलाला कराना चाहते थे। गुलनाज के परिजनों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया और भाइयों ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए जाहिद और उसके पिता तौहीद पर मस्जिद से निकलते ही हमला किया। जाहिद भागकर मस्जिद में घुस गया, जबकि उसके पिता तौहीद की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद आजम और मुनाजिर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे हम मस्जिद में से निकले तो ये लोग पहले से घात लगाए हुए थे और इनके पास हथियार थे, बांके थे और चाकू छुरी थी। तो जब हम बाहर निकले मस्जिद में से तो इन्होंने अपने सब भाइयों के बाप के साथ में मिलकर हम पे हमला किया
और वो यही बोले कि मारो इनको, तो उनसे मारपीट हुई हमारी, और जो भी उनके पास हथियार थे उन्होंने चलाए, और उनके हथियार चलाने की वजह से या जो चोट आई है मेरे पापा को, तो उससे उनकी जो है डेथ हो गई।